हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आज हम दूसरे लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, दूसरे वीडियो की ओर पहुंच चुके हैं। इसमें बेटा इसके पहले हम लोग जो है क्लासिफिकेशन के बेसिस को समझा था कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्लासिफिकेशन के आधार क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की थी, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है जो आरएच व्हिटेकर का था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो कार्ल वोज ने 3 डोमेन सिस्टम दिया था वो भी हमने देखा कि 3 डोमेन सिस्टम में क्या है। अब बेटा थोड़ा सा इसमें जो है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में हम जो आरएच व्हिटेकर को ही स्टडी करेंगे, लेकिन कार्ल वोस का जो 3 डोमेन सिस्टम था, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया, जो 3 डोमेन सिस्टम था, तो उसमें आपने देखा था कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा था यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया और बाकी बचे हुए यूकैरिया को इन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड किया था। ये 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। तो कुल आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया कुल 6 किंगडम बनते हैं। तो ये जो 3 डोमेन सिस्टम है इसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसमें हम आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारा ये चैप्टर अब शुरुआत होने जा रहा है बेटा, ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोनेरा को, ठीक है ना। मोनेरा हमने आपको पहले ही बताया था कि बेटा जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं वो मोनेरा होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो होते हैं वो मोनेरा किंगडम में हम इनको रखते हैं। और मोनेरा में जो है इकलौता मेंबर रखा जाता है बेटा, वो है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि एवरीवेयर पाया जाता है, यानी कि वो हर स्थान पर पाया जाता है, चाहे वो कितना भी हार्श कंडीशन क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन क्यों ना हो, जहां पर अदर ऑर्गेनिजम्स के रहने की सर्वाइबिलिटी होती है, अदर ऑर्गेनिजम्स के वहां पर रहने के लिए वो नेग्लिजिबल होती है, वहां पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि डीप ओशियन में, यानी गहरे समुद्र में, जहां पर ना लाइट की प्रेजेंस है, ना कोई प्रोड्यूसर्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वहां पर वो पाया जाएगा। डेजर्ट में, रेगिस्तान, वहां पर वो पाए जाते हैं। ग्लेशियर में, वहां पर वो पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीमिस्ट कंडीशन में ये पाए जाते हैं, ठीक। इसमें एक चीज और भी लिखा है, जैसे इसने कहा कि अगर आप एक हैंडफुल सॉइल लेते हैं, एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी लेते हैं, तो उस एक मुट्ठी मिट्टी में बेटा आपको पता है सैकड़ों बैक्टीरिया उस एक मुट्ठी मिट्टी में मौजूद होते हैं। आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट में इस समय जो है बैक्टीरिया उड़ रहे होते हैं, हवा करंट, एयर करंट के थ्रू उड़ रहे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। ये इनकी संख्या बेटा, इनकी संख्या को आप डिटरमिनेट ही नहीं कर सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है, बिकॉज दे आर न्यूमरस इन नंबर, अनकाउंटेबल होते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें स्पीसीज भले लिमिटेड होती है, लेकिन नंबर, इनकी संख्या जो होती है बैक्टीरिया की, ये बहुत अधिक होती है। अब ये जो हमने पहले ही बताया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये या तो बेटा जो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। वो हम आगे आपको बताएंगे जब हम आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन होते हैं, ठीक, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये मोनेरा में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अगर शेप की बात किया जाए, ठीक है ना, शेप की बात किया जाए, तो इनके बैक्टीरिया को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो शेप होता है बेटा जो बेटा स्फेरिकल शेप का होता है, जो स्फेरिकल शेप का होता है उसको बेटा हम कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना, कोकाई बैक्टीरिया कहते हैं। कॉकस ये सिंगुलर शब्द होता है, ठीक है ना। जो गोलाकार बैक्टीरिया होता है वो कॉकस होता है। और जो बेटा रॉड शेप का होता है, जो रॉड शेप का होता है उनको हम बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना, बैसिलाई, ठीक है ना, बैसिलाई प्लूरल है।
बैसिलाई कहते हैं। और बेटा जो सर्पिलाकार होता है, ठीक है ना, सर्पिलाकार होता है, स्नेक के शेप का होता है, जो स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है ना, जो स्पाइरल शेप का होता है उसको स्पाइरिला कहते हैं बेटा, ठीक है ना, उसको स्पाइरिला कहते हैं। ये बैक्टीरिया का शेप मैं बता रहा हूं बेटा, ये गोलाकार होता है, ये रॉड शेप का होता है, ठीक है ना, ये रॉड शेप का होता है, ये इस तरीके का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड के होते हैं, ठीक है ना, कॉमा शेप्ड के होते हैं, वो बेटा उनको हम विब्रियो कहते हैं, ठीक है ना, विब्रियो कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शेप ये बैक्टीरिया को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो गोलाकार होते हैं वो कोकाई कहलाते हैं, जो रॉड शेप के होते हैं बैसिलाई कहलाते हैं, स्पाइरल शेप स्पाइरिला कहलाते हैं, और जो कॉमा शेप्ड के होते हैं, कॉमा का मतलब ये वाला शेप, आप ऐसे कॉमा लगाते हो ना बेटा, ऐसे लगाते हो ना कॉमा जनरली, ठीक है ना। तो ये जो कॉमा शेप्ड के होते हैं ये बेटा ये इनको हम विब्रियो कहते हैं। किताब में इनका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है बेटा। तो अब और डिटेल्स में जाएंगे बेटा। तो ये जो कॉकस शेप्ड है इसमें डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, बहुत सारी चीजें, मतलब अगर दो बैक्टीरिया दो स्फेरिकल बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको कहते हैं डिप्लोकॉकस, ठीक है ना। 2 से अधिक जुड़ जाते हैं और वो एक ही पोजीशन पर जुड़ते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस। ये मतलब इनका बहुत ज्यादा अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, बहुत हायर क्लासेस में जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये शेप बताया है तो हम शेप में इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है और जो ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में आप बेटा फ्लैजेलम देखने को यहां पर मिल रहा है आपको, ठीक है। ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है जो ये फ्लैजेलम इसमें देखने को मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि फ्लैजेलम है, इसका मतलब कि ये मोटाइल है, ठीक है ना। कि कहने का मतलब सीधा है कि जिन बैक्टीरिया में मोटेलिटी होगी उसमें फ्लैजेलम अवश्य होगा, ठीक है। ये फ्लैजेलम के आधार पर भी इन बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। ये आपको मैंने बताया कि हायर क्लास में आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानते रहना होगा कि यदि इनमें फ्लैजेलम प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये मोटाइल है। कहने का मतलब कि जो बैक्टीरिया मोटेलिटी को शो करेगा इट मींस दे हैव द फ्लैजेलम। अगर वो नॉन मोटाइल है तो दे हैव नॉट द फ्लैजेलम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अगले पैराग्राफ में लिखा है बेटा कि इसमें क्या लिखा है कि थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर एक अलग बात कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंपल होता है। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया सिंपल कहने का मतलब ये है कि इसमें ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल फ्री होता है, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, ना इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसका बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक, बिहेवियर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म शो करता है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म का मतलब कि ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कई तरह का इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस शो होती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म माना जाता है। ये कीमोसिंथेटिक और ये ऑटोट्रॉफिक ये सब चीजें जो है काफी कॉम्प्लेक्स, काफी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जटिलता होता है। सिंपल बिहेवियर होने के बावजूद भी ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है मेटाबॉलिक को शो करते हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, जो हमने आपको अभी बताया कि ये न्यूट्रिशन इनका जैसा होता है, ठीक। और बेटा इसमें जो है अभी आपको हम आगे अब बढ़ेंगे तो इसमें आपको बताएंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है जनरली तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, वो ट्रांसडक्शन कहलाता है। हम आगे उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम मोनेरा को समझते हैं बेटा। कि शेप तो आपको समझ में आया, तो अब हम समझते हैं कि मोनेरा को 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। वो 2 पार्ट कौन कौन सा है? आप कहोगे सर जो कार्ल वोज ने 3 डोमेन सिस्टम में इसको डिवाइड किया था, आप कहोगे उनको कौन से बैक्टीरिया है? एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है ना, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। ये मोनेरा का शेप हमने बताया, शेप उनका देख लिया, उनका बिहेवियर को देख लिया, जो जनरल फीचर होते हैं वो देख लिया। लेकिन मोनेरा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। किस लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है? बेटा देखो, जो आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया, अगर मैं थोड़ा सा इधर मैं मिटाता हूं बेटा आपको, ठीक,
जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है ना, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया सबसे हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि एडवर्स कंडीशन में पाए जाएंगे। यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं बेटा? ठीक, हाँ दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। यानी ये सबसे हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे कंडीशंस में जहां पर ऑर्गेनिजम्स के रहने की सर्वाइबिलिटी ना के बराबर होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे जगह पर पाए जाएंगे जहां पर एक्सेसिव साल्ट है। जहां पर एक्सेसिव साल्ट होगा, आपको पता है कि अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट होगा तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। तो क्या है, उस जगह पर भी ये पाए जाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा कौन सा रक्षा कवच है जो इनको बचा ले रहा है, वो आगे बताते हैं बेटा। देखो ये क्या है, ये कहां पर पाए जाते हैं? हैलोफाइल, ठीक है ना, हैलोफाइल्स यानी कि एक्सट्रीम साल्टी कंडीशंस में पाए जाएंगे, ठीक है ना। और थर्मो एसिडोफाइल्स कहने का मतलब है कि हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम दिखाई दे रहा है ना बेटा। हाई टेम्परेचर और एसिडिक मीडियम में भी ये रह सकते हैं। अब इसका मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि ये अत्यधिक टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हाई टेम्परेचर में कहाँ होगा, जैसे बेटा उबलते हुए झरने होते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग पूल कह सकते हो, ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग पूल, ये ऐसी जगह, वहां पर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वहां पर कोई अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं आगे बताएंगे बेटा, ठीक है। और कैसे बैक्टीरिया है बेटा इसमें? हाँ, एक मेथनोजन है, एक है मेथनोजन बैक्टीरिया कहां पर होता है? प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट पशु जो चारा खाने वाले पशु होते हैं बेटा, उनको जैसे काऊ एंड बफेलो, ठीक है ना, काऊ एंड बफेलो, ये उनके एलिमेंट्री कैनाल में, उनके गट में ये पाए जाते हैं। ठीक, पहले समझो बेटा कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स प्लस प्रोटीन की बनी होती है। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं, डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स प्लस प्रोटीन की बनी है। तो वो पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स क्या है बेटा? उसका नाम है स्यूडोमुरीन, ठीक है ना, स्यूडोमुरीन। ये स्यूडोमुरीन होने के कारण, ये स्यूडोमुरीन जो एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आपने स्यूडोमुरीन नाम का एक टफ लेयर लगा दिया, ठीक है ना, टफ लेयर लगा दिया। अब ये एक ऐसा लेयर है जो कि इन सारे कंडीशंस को इसको बचा सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक्सट्रीम साल्टी सिचुएशन में भी ये इसको प्रोटेक्ट कर सकता है, अत्यधिक टेम्परेचर से भी इसको बचा सकता है, एसिडिक मीडियम से भी इसको बचा सकता है। और जो मेथनोजन है, अब सवाल यह है कि जैसे आप लोग जनरली सुनते होंगे कि गोबर गैस का प्लांट इनके यहाँ लगा है, गोबर गैस प्लांट के बारे में आप लोग अक्सर सुना करते थे। तो अब गोबर गैस प्लांट का मतलब है कि कौन सी ऐसी बायोगैस कोई ना कोई निकलेगी जिनको जलाने पर जल जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे हम खाना पका सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो मेथेन गैस होती है। तो ये मेथेन गैस बनती कहां से है बेटा? समझिए, जो गोबर, जो डंग होता है इन रूमिनेंट पशुओं का, उस डंग में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया उस डंग में
डंग में बेटा अपने आप को कल्चरिंग करते हैं, वहां पर बढ़ाते हैं और मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उस मेथेन गैस को एक टैंक होता है, उस टैंक में बेटा गोबर को इकट्ठा किया जाता है, वहां पर बैक्टीरिया कल्चर करेंगे, वो मेथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। उस मेथेन गैस को एक पाइप के सहारे से निकाल करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए एनर्जी। वो मेथेन गैस बायोगैस भी कहलाती है, क्योंकि उसको बायोलॉजिकली वो फॉर्मेशन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ बाय दीज मेथनोजन बैक्टीरिया, ठीक, बाय दीज मेथनोजन बैक्टीरिया। ये आपको इतना समझ में होप बेटा आ गया होगा, ठीक है ना। इतनी चीजों को बेटा आप नोट कर लीजिएगा, जो हमने शेप बताया है शेप भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तब तक बेटा थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। नीचे का जो विजिबल है, विजिबिलिटी नीचे का कम आ रहा है, तो इसको मिटा करके हम यू बैक्टीरिया का थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल करेंगे। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको फटाक से। हाँ बेटा, अब हम आर्की बैक्टीरिया को हम समझते हैं कि ये आर्की बैक्टीरिया क्या चीज है। पहले चीज तो बेटा ये जान लो कि जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट मौजूदा ये मॉडर्न बैक्टीरिया माने जाते हैं, इस वजह से इनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि जो इनकी जो मेम्ब्रेन है बेटा, इनकी जो सेलवाल है, ठीक है ना, बात समझिएगा कि इनकी जो सेलवाल है, सेलवाल किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। याद रखिएगा बेटा, किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकान, यानी कि यहां पर पेप्टाइड और ग्लाइकान यानी प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड्स दोनों हैं यहां पर, ठीक है, प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड्स दोनों हैं, ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई है। यू बैक्टीरिया में बेटा एक चीज यहां पर आपको फिर वो शब्द आया है कि ये इनमें रिजिड सेलवाल तो होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान एक रिजिड, एक सख्त, एक स्ट्रॉन्ग सेलवाल होती है। ये बैक्टीरिया या तो नॉन मोटाइल होंगे, अगर मोटाइल होंगे तो इसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिलम। वो आपको पहले ही हमने बताया कि यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया तो पहले तो नॉन मोटाइल है, अगर इनमें मोटेलिटी होगी भी तो इसका मतलब कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, यानी इसमें फ्लैजिलम होंगे। इनको बेटा ये बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ये यू बैक्टीरिया सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये आपको पता है कि यूनिसेलुलर है ही, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर या फिर मैरीनी वाटर, इवन मैरीनी वाटर इवन टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, मतलब कि ये भी बैक्टीरिया सभी जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, समुद्री जल में भी पाए जाएंगे और स्थलीय में भी पाए जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं, वो आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ में आया। अब जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के आधार पर, इनके पोषण के आधार पर, सीधा कहने का मतलब कि मेटाबॉलिज्म के आधार पर कैसे ये फूड अपटेक करते हैं, इनके फूड अपटेक करने के आधार पर इनको बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, ठीक है बेटा, 1 मिनट ऐसे, चलो देखो, ये यू बैक्टीरिया बेटा, यू बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। कुछ जो होते हैं फोटोसिंथेटिक, कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इनको समझिए बेटा, आपको दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये फोटोसिंथेटिक भी बैक्टीरिया होते हैं। जी हाँ, ठीक है बेटा, ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बात को समझिएगा, ये क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये प्लांट के सिमिलर होते हैं। इनको कहते हैं हम बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी याद रखिएगा। इनको क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी।
यानी BGA मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये इन बैक्टीरिया में बेटा, इन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होने के कारण, जैसे एनसीईआरटी ने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, दिखाता हूं बेटा आपको ये स्ट्रक्चर। ये बैक्टीरिया यहां पर ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉलोनियल और फिलामेंटस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक फिलामेंटस यहां पर आपको एक फिलामेंट्स की तरह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेटा, इसको हम साइनोबैक्टीरिया कह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यानी ये साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाए जाने के कारण ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इट मींस दे विल बी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। समझ रहे हो ना। यानी कि ये क्या होंगे, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनका नाम लिख लीजिए, एग्जांपल में लिख लीजिए बेटा, नॉस्टॉक, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं बेटा, नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है ना, नॉस्टॉक और एनाबीना, ये भी याद रखिएगा। नॉस्टॉक और एनाबीना दो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं। क्या? ऑटोट्रोपिक, बिकॉज दे हैव द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए होने के कारण इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इस वजह से ये फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं सोलर रेडिएशन को लेकर के, इसलिए इनको हम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इन्हीं बैक्टीरिया में एक शब्द और जुड़ा है, ब्लू, ठीक है ना, ब्लू। ग्रीन एल्गी तो हम कह रहे हैं, चलो ठीक है, ये ब्लू शब्द क्यों जुड़ गया है बेटा? अगर इनके फिलामेंटस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, तो बीच में आप पाएंगे कि यहां पर एक ब्लू कलर का भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है बीच बीच में, ठीक है, ब्लू कलर का भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको बेटा हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कहते हैं, ठीक, इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इस हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल अगर आप नोट करना चाहो तो नाइट्रोजिनेज, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में भी आपके सॉइल में फिक्स कर सकते हैं, जिससे ये प्लांट इसको आसानी से अपटेक कर सकते हैं। बात को समझ पाए बेटा? यानी आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, और इनके बाहर बेटा, इनके बाहर एक चिपचिपा लेयर लगी होती है, जो जिलेटिन की बनी होती है। इसको बेटा हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस सेथ। क्या कहते हैं? म्यूसिलेजिनस सेथ। आप किताब को देख लेंगे बेटा, क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये बेटा आपको एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का दिखाई दे रहा है, जो कि नॉस्टॉक है। यहाँ पर ब्लू कलर का आपको हेटेरोसिस्ट दिखाई दे रहा है। इसमें बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। उसके चारों ओर बेटा यहाँ पर क्या है, म्यूसिलेजिनस सेथ आपको दिखाई दे रहा है, जो इसको ड्रॉट से बचाती है, ठीक है ना, ड्रॉट से, सूखने से बचाती है, डिहाइड्रेशन होने से इसको वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक। और ये बैक्टीरिया भी, इस बैक्टीरिया का बेटा, ये बैक्टीरिया का हमने इंपॉर्टेंस तो बताया कि इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है, इसमें हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं, जिसको प्लांट आसानी से अपटेक करके वो प्लांट, जो हायर प्लांट है, वो उनका ग्रोथ में हेल्प होता है, ठीक। लेकिन इनका नुकसान क्या है? जो पानी के अंदर यदि ये पाए जाते हैं, जो ये बैक्टीरिया पानी के अंदर पाए जाते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया पानी के अंदर, इनका इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ होने के कारण एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, एक नेटवर्क, पूरा एक जाल बना लेते हैं। उस जाल को बेटा हम कहते हैं क्या? वाटर ब्लूम कहते हैं, ठीक है ना, वाटर ब्लूम कहते हैं। ये वाटर ब्लूम इतना ज्यादा फैल जाता है कि उस पानी के अंदर रहने वाले जो अदर कम्युनिटी होते हैं, वो उसमें जब माइग्रेट करते हैं ना, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, वो मर सकते हैं, ठीक। तो यानी एक पॉल्यूटेंट्स का भी ये काम करता है। समझ पा रहे हो ना बेटा? ये एक पॉल्यूटेंट्स का भी काम करता है। प्रोसेस यूट्रोफिकेशन कहलाती है, लग्जरियस ग्रोथ ऑफ एल्गी। वो आपको हम बेटा, आपको जब एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट में आप उसको पढ़ेंगे, जो आपका 12th वाले, जो 12th की जो एनसीईआरटी है, उसमें आपको देखने को मिलेगा।
अभी सिर्फ आपको इतना जानते रहना होगा कि ये जो फिलामेंटस एल्गी है ये इतना तेजी के साथ रैपिड ग्रोथ होता है, इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे प्लांट पानी के अंदर ये एक ब्लूम क्रिएट कर लेते हैं, एक जाल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम वाटर ब्लूम कहते हैं, जो कि वहां पर रह रहे अदर जीवों के लिए ये हार्मफुल होता है। ठीक, ये चीज आपको बेटा समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को समझते हैं कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या चीज है। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इनको जो होता है बेटा, ये केमिकल से अपनी एनर्जी को ये प्राप्त करते हैं। केमिकल से कहने का मतलब अब आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा कि सर केमिकल से कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। बेटा जैसे वो नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ, सल्फर जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, तीन चीज को आप याद रखिए, क्या क्या, नाइट्रेट, नाइट्राइट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट और हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको बेटा ये ऑक्सीडाइज करते हैं। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जहां पर फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, वहां पर ये केमिकल्स इनको मिल जाते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनका बेनिफिट क्या है? इनका बेनिफिट यह है बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन के रूप में, अमोनिया के रूप में, ठीक, जो कंपाउंड, ये नाइट्रोजन और अमोनियम जो कंपाउंड होते हैं, इनको बेटा ये रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। इस चीज को दिमाग में अपने स्थिर कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स को बेटा इसमें देखो लिखा हुआ है बेटा कि ये दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। यानी इन सारी चीजों को ये रिसाइकलिंग भी ये बेटा करते रहते हैं, ठीक है, रिसाइकिल ये करते रहते हैं। चलो इतना चीज आपको समझ में आया, हेट्रोट्रॉफिक समझ में आया, कीमोसिंथेटिक समझ में आया। अब बात करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस तो हमने बता दिया, यानी कि तीनों बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफी का बताते हैं बेटा, ठीक है ना, माफ कीजिएगा अभी इसको तो नहीं बताया, हेट्रोट्रॉफी का भी नहीं बताया, डोंट वरी, है अभी कहीं जा रहे नहीं। चलो हेट्रोट्रॉफी को देखते हैं। एनसीईआरटी को ही देखिए बेटा, बार बार कहता हूं बेटा कि अगर आप लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को पास में रखो, एक नोटबुक रखो, जो यहां से बकबक हो रहा है मेरे मुंह से जो निकल रहा है उसको आप नोट करते जाओ। एनसीईआरटी है उसको हाईलाइट करते जाओ, टिक करते जाओ, बाकी एनसीईआरटी ही सब कुछ है आपकी, और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक। चलो, हेट्रोट्रॉफिक आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। इसका मतलब क्या? यानी कि नेचर में सबसे अत्यधिक पाया जाने वाला अगर कोई चीज है तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है। फिर आगे क्या लिख रहा है? देयर मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। इसका मतलब क्या है? ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। कहीं कुत्ता मरता है, बिल्ली मरती है, कोई प्लांट गिर जाता है, तो धीरे धीरे देखते हो वो सड़ करके पुनः मिट्टी में मिल जाता है, यानी उसको डिकम्पोज कर दिया, अब घटित कर दिया उसको। अब घटित करने वाले कौन से होते हैं? यही हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक, यही हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इनका मतलब है कि इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे नेचर के लिए। हमारे नेचर में जो न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती रहती है, इनकी बहुत आवश्यकता होती है। और ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेटा, ठीक है ना, ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक, ह्यूमन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला इंपॉर्टेंस इसमें एनसीईआरटी को ही पढ़ लीजिए, देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा है बेटा। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कहने का मतलब यह है दूध से दही बना रहे हो, मम्मी सबकी दूध को जमाती है ना, दूध को जमाती है, तो दूध से दही को बनाने में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, याद बहुत ज्यादा आप डीप मत जाओ, नाम याद रखना जरूरी नहीं है कि जो दूध से दही जमाने में इसका यूज होता है बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। फिर क्या है? एंटीबायोटिक्स बनाने में भी इनका यूज होता है। अब सोचो, बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया को मारा जा रहा है, यानी इनका प्रोडक्शन करने के लिए। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। अब आप समझ नहीं पाओगे कि लेग्यूम रूट क्या है बेटा। जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे सरसों हुआ, मटर हुआ, अरहर हुआ, इन सब में बेटा क्या होती है? फलियां लगती हैं। इनके रूट अगर आप इनको अपरूट करोगे, इनको आप उखाड़ोगे, तो इनको रूट में बेटा देखोगे जगह जगह फूला हुआ स्थान दिखाई दे, उसको लेग्यूम कहते हैं। उसी लेग्यूम में बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जनरली यही जो होते हैं नाइट्रोबैक्टर, ये जोटोबैक्टर, यही सब होते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजिनेज जो भी नाम हमने बताया, यही सब बैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा। वहां पर ये
वहां पर रह करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे वो प्लांट आसानी से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के अपने ग्रोथ को आसानी से बढ़ा सकता है। ठीक है ना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है आपको पता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में फिक्स करते हैं। ठीक है बेटा, यानी ये चीज आपको यहाँ पर इतना पता चला। और आगे क्या लिखा है कि ये तो हमने फायदा ही फायदा गिना दिया। आप और सुनते हो कि भाई इसमें बैक्टीरिया है, वहां मत जाओ, इन्फेक्टेड हो जाओगे। मतलब कोई ना कोई तो नुकसान होगा ही, कोई ना कोई तो नुकसान होगा ही। जैसे क्या लिखा है बेटा कि बैक्टीरिया जो है पौधों में तथा ह्यूमन में कई सारी बीमारियां कॉज करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ मिटा करके अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि ये पौधों में और प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां कॉज करता है, लिखा हुआ है बेटा टाइफाइड लिखा हुआ है, टिटनस लिखा हुआ है, सिट्रस कैंकर लिखा हुआ है, ठीक, कॉलरा लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इन बैक्टीरिया से बीमारी भी होती है, इट मीन्स ये पैरासाइट भी है। क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, जैसे इसमें लिखा हुआ है यूजफुल इंपॉर्टेंस बता चुका आपको। यूजफुल इंपॉर्टेंस के बाद अब हार्मफुल इंपॉर्टेंस देखिए। यूजफुल में याद रखिएगा बेटा, यूजफुल में जितना एनसीईआरटी ने दिया है सिर्फ उतना ही याद रखिए। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का सिर्फ इंपॉर्टेंस इतना याद रखिए कि दूध से दही बनाना, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, ठीक, इतना आपको, इतना 3 चीज आप याद रखिएगा यूजफुल में। अब आप हार्मफुल को देख लीजिए। हार्मफुल में क्या है, नुकसान क्या होता है, जो है इनसे बेटा कॉलरा भी होता है, ठीक है ना, कॉलरा भी होता है, इनसे टिटनस भी होता है, टिटनस भी होता है, टिटनस भी होता है, ठीक, इनसे टिटनस भी है, ठीक है ना, टिटनस। और क्या है, टाइफाइड भी है, टाइफाइड एक फीवर है, टाइफाइड। और क्या है, सिट्रस कैंकर है, सिट्रस कैंकर नींबू की पत्तियों में बेटा, सिट्रस कैंकर नींबू का जो प्लांट होता है ना, उसकी पत्तियां करली हो जाती हैं, उसमें भी कोई बीमारी कॉज करते हैं। तो जो आप समझिए बेटा, अब ये सारी जो बीमारियां हो रही हैं, ये बीमारियां बैक्टीरिया से ही होती हैं। तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेटा विब्रियो कॉलरी, ठीक है ना, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया का नाम है। इससे क्या हो गया, आपको कॉलरा हो जाएगा, ठीक है ना, जल जनित बीमारी होती है बेटा। ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है, टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, टाइफाइड, सैल्मोनेला सैल्मोनेला टाइफी, इससे हो गया, ठीक है ना। और सिट्रस कैंकर, जैंथोमोनास बैक्टीरियम। यानी कि कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको बीमार करते जाएंगे। ज्यादा खुश मत होइए कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, ऑफ कोर्स यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज है इनका, लेकिन इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको बिस्तर पर पहुंचा सकते हैं, ठीक। इनको तीनों को याद रखिए, कॉलरा खतरनाक, टिटनस मोस्ट डेंजरस, टाइफाइड जानलेवा, एक से बढ़कर एक है ये सब, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक है। ये सारे के सारे आपको बहुत ही बीमार से भी बहुत बीमार ये कर सकते हैं, ठीक। चलो इतना आपको पता चला। लास्ट में बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कह रहा है, लास्ट में बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पूछा है। इसमें लिखा है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अब आपको पता ही है कि फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, 2 प्रकार का फिजन होता है। माइटोटिक यूनिसेलुलर है, माइटोटिक डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, जो बैक्टीरिया अपने आप बन जाते हैं, ठीक। ये जो है बेटा ये बाइनरी फिजन होता है। कह रहा उसके आगे क्या लिखा है, सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। इसका मतलब क्या, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में देखा था स्पोरुलेशन होता था, ये बैक्टीरिया अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोर्स डेवलप होकर के फिर एक न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर ऑफ द बैक्टीरियम टू अदर। देखो बेटा, एक टर्म्स होता है ट्रांसडक्शन, ठीक है ना, एक टर्म्स है ट्रांसडक्शन। ये ट्रांसडक्शन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को जो है इंसर्ट करता है
फिर वहां से वो एक लंबा मेथड होता है बेटा, आप बहुत ज्यादा मत जाओ कि ये इस मेथड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया करते हैं। यानी बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वो आप जो एसेक्सुअल में आपने कहा कि सर वो फिजन के द्वारा होगा या तो फिर एडवर्स कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होगा। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रिमिटिव मेथड से जो डीएनए ट्रांसफर करते हैं, वो कहलाता है क्या? ट्रांसडक्शन। इतनी चीज को आपको दिमाग में रखना है बेटा। आगे क्या है? आगे हाँ एक चीज और बेटा बताया है कि ये बैक्टीरिया में एक और टर्म्स जोड़ दिया है इसमें, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिविंग बींग्स, यानी कि जितने भी छोटे से छोटे जीव अब तक खोजे गए हैं उनमें से सबसे छोटा जीव आपका ये है बेटा, ठीक है ना, उनमें से सबसे छोटा जीव आपका ये है। और ये माइकोप्लाज्मा में बेटा, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल का एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखिएगा। लैक सेल वॉल, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? बैक्टीरिया में डीएनए ही होता है, याद रखिएगा। सभी बैक्टीरिया में डीएनए होता है, इसमें भी क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। यानी कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स माना जाता है और इसको ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी ये सरवाइव कर लेता है। समझिए, इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन को करेगा, यानी ये विदाउट ऑक्सीजन भी ये सरवाइव कर लेता है। ये माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक भी होता है, समझ रहे हो ना। ये माइकोप्लाज्मा खुश मत होइए, नुकसान नहीं करता, छोटा ऑर्गेनिज्म है, खतरनाक होता है। एक माइकोप्लाज्मा का नाम याद रखना, PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नाम नोट कर लीजिए, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। प्लूरो दिख रहा है ना बेटा, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, हाँ दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा वर्ड छोटा है बेटा, इसलिए मैं बोल भी देता हूं, आप सुन लिया, जो है नोट भी कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी जो है वैसी है जैसा आप देख रहे हैं, ठीक। तो प्लीज बियर विथ मी। तो बेटा हाँ ठीक है ना। तो PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ये रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है, जिसको काफ डिजीज भी कहते हैं। खैर बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं सोचना है कि आप माइकोप्लाज्मा को याद रखिएगा कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये PPLO एक एग्जांपल भी नोट कर लीजिए, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी जानते रहिए कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है लिविंग बींग्स में, ठीक है बेटा। अब बेटा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे जो है 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा को हम शुरुआत करेंगे। होप बेटा इस वीडियो लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। बार बार हम कहते आए हैं बेटा कि आप बगैर एनसीईआरटी पढ़े आप इसको कितना भी सुनेंगे, वीडियो लेक्चर को सुनेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर मेरी जो है बकवास ही समझ करके एक बार सुन लीजिए। प्रॉमिस करता हूं यार, गारंटी लेता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कनेक्टेड हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, हर डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।